सो फ्रेंड्स, जब भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर बात करता हूँ रिटर्न्स की, जो प्रॉफिट रिटर्न्स होते हैं उसके अंदर हम बात करते हैं बिटवीन 5 to 10%, लेट्स से। तो 5 to 10% की, जब और मैं ये दिरहम टर्म्स के अंदर बात करूँ, लोग कहते हैं कि यार ये तो इतने कम रिटर्न है, इसका क्या फायदा। लेट्स से 1 लाख दिरहम इन्वेस्ट करेंगे तो सिर्फ 5,000 दिरहम मिलेंगे या 6,000 7,000 दिरहम मिलेंगे, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैं उनसे हमेशा ये क्वेश्चन करता हूँ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? अच्छा, आप कमेंट्स में इस तरह के देखेंगे तो मैं हमेशा वो उनको रिप्लाई करता हूँ कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम रिटर्न्स पर्सपेक्टिव, तो उनका रिप्लाई नहीं आता उसके बाद। तो पॉइंट ये है कि हमें जो है अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो अगर हम दुनिया की बात करें तो वॉरेन बफेट जो इतना बड़ा इन्वेस्टर है, उसके अंदर जो उसको जो रिटर्न्स मिलते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के, जो ओवरऑल सीएजीआर है उसका, वो 20% का है। यानी कि उसका जो टोटल अभी तक जितनी भी इसने इन्वेस्टमेंट की हैं, अप टाइम के अंदर, डाउन टाइम के अंदर, जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो जो रिटर्न दे रही हैं इस वक्त, वो 20% का रिटर्न दे रही हैं। अब 20% का रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रिटर्न है अगर डॉलर टर्म्स के अंदर बात करें। लेकिन अगर आप अपनी बात करेंगे तो हम यूएस के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, या लेट से किसी यूए की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जो रेंटल रिटर्न मिलता है वो 8% 7% का मिल रहा होता है। या फिर आप अगर यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 8 to 10% का रिटर्न मिलता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग के ऊपर। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, आपको ज्यादा भी मिल सकता है, डबल भी हो सकते हैं पैसे। लेकिन पॉइंट ये होता है कि जब हम जूम आउट करते हैं और ये देखते हैं कि आपका ओवरऑल रिटर्न लंबे पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर कितना मिलता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा आज मैं बात वैसे करूंगा लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की, लेकिन लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म के अंदर हम ट्रेडिंग की बात करेंगे, क्योंकि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इस तरह की बातें करके आते हैं। और मैं कुछ आपके सामने स्टैट्स रखूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इन्वेस्टिंग क्या होती है? पहले तो इन्वेस्टिंग, आपने फर्ज करें, आपने आज कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी देखी, आपने कोई आज स्टॉक देखा, उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, आपने सोचा 10 साल मैं इसके अंदर इन्वेस्टेड रहूंगा, 5 साल इन्वेस्टेड रहूंगा, चले 4 साल 3 साल इन्वेस्टेड रहूंगा और उसके बाद देखूंगा। हालांकि 3 4 साल कम पीरियड होता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन चाहिए तो वो लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन चाहिए होता है। तो फिर इसके अंदर जब हम देखते हैं तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं कि अगर आपका लेट से आज एप्पल का स्टॉक $190 के ऊपर है, कल वो 195 हो जाता है, परसों वो 210 हो जाता है, तो आज आपने 190 पे इसको बाय किया, विद इन आज के ही दिन अगर वो 190 से 200 का हो गया तो आपने उसको $10 का फायदा लेकर उसको बेच दिया। तो वो ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गई। लेकिन इसी चीज को आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में लेके जाएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। थोड़ा सा तो नहीं, काफी लंबा लेके जाना पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ये जो एक दिन का आपको फायदा हुआ है ना, जिसके अंदर $90 को वो $100 पे लेकर गए और आपको 5% का प्रॉफिट मिल गया, इसको वो कहते हैं कि ये चीज रेप्लिकेट होनी चाहिए। और इस चीज को एक्चुअल में हमें एक दिन के अंदर 5% का प्रॉफिट मिल गया, तो आप हमें कहाँ पूरे साल के अंदर लेट से 8% का प्रॉफिट दिखा रहे हैं? ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये पॉइंट सबसे बड़ा मसला है। आज मैं इसी पॉइंट को डीमिस्टिफाई करना चाहता हूं और कुछ स्टैट्स सामने रखूंगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। यानी कि मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपकी स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म की है, तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या सोच रहे हैं? अगर आप मुझसे ये बोलेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, क्योंकि आपको तो बहुत आराम से एक दिन में 5% मिल रहा है, तो आप बहुत आराम से लेट से कितना 150% हो गया महीने का, और फिर कोई 2000% या इससे भी ज्यादा जो है वो साल का हो जाएगा, राइट? चलें 2000% नहीं रखते, हम कहते हैं 1000%, 1000% भी नहीं, 500%, 500% भी नहीं, मैं कहता हूँ आप उसको 100% रख लें, यानी कि डबल कर लें पैसों को। तो आपने डबल करने का मतलब ये है कि 100% प्रॉफिट लिया है। किसी भी चीज के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 100% कर देते हैं। यानी कि आज मैं अपने पैसों को डबल करना चाहूं तो मैं लेट से $100 रखता हूं, तो साल के एंड में मुझे $200 मिल जाएंगे। इसका मतलब है ये 100% मुझको प्रॉफिट हुआ है इसके अंदर। लेकिन आप क्या वॉरेन बफे से बड़े इन्वेस्टर हैं जिसने इतने सालों बाद भी सिर्फ और सिर्फ 20% का रिटर्न लिया है? तो अगर आप उससे बड़े इन्वेस्टर हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपसे लोगों को जो है कोर्स लेना चाहिए, क्लासेस लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर 100% का रिटर्न नहीं दे पा रहे, लेट असाइड 100%, आप 20% का रिटर्न नहीं दे पा रहे, और मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं ओवर द पीरियड ऑफ लेट से 10 साल,
अगर आप 10 साल तक उस चीज़ को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं और 10 साल के अंदर एवरेज आउट होकर आप कहीं पहुँच पा रहे हैं लेट्स से 5% पे, 3% पे, 2% पे, क्योंकि आप जब इसमें ट्रेडिंग करेंगे, जब ऊपर-नीचे ग्राफ्स नज़र आते हैं तो उसके अंदर आप इस अभी मैं बात करूँगा कि क्या-क्या उसमें बायसेस आती हैं, लेकिन उसके अंदर आप कहेंगे कभी हाई के ऊपर आप गलत बेच देंगे, कभी लो के ऊपर भी गलत बेच देंगे, तो उसके अंदर जब आपको इवेंचुअल रिटर्न्स मिलेंगे तो एक दिन हो सकता है आपको 5-10% ऊपर मिल जाए, लेकिन अगले दिन हो सकता है 20% का नुकसान भी हो जाए। तो जब आप एवरेज आउट करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म रिटर्न अगर आप उतना ही कर पा रहे हैं जितना लेट्स से मुझ जैसा बंदा जो कि एक नॉर्मल इन्वेस्टिंग कर रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? बाय द वे चलें मैं अभी आपको इसमें बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कोई तकरीबन कोई इसमें मेरे पास 8 के करीब पॉइंट्स हैं, जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, ये हर एक के लिए नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो हर एक के लिए है। तो इसलिए जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं जो कि आपको 10 साल तक नहीं चाहिए तो उसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डालें। लेकिन आपको डे ट्रेडिंग करनी करनी है तो मैं आप उसको आपको बल्कि इसके ऊपर मैंने एक न्यूज़लेटर भी लिखा था, उस न्यूज़लेटर का मैंने लिंक लगा दिया है, ताकि आप उस न्यूज़लेटर के हिसाब से जो उसके अंदर मैंने रेफरेंसेस दिए हुए हैं, वो भी आप देख लें। अभी तो मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बताऊँगा, जो कि मैंने कुछ पेपर से उठा के आपको अभी बताया, लेकिन उस न्यूज़लेटर के अंदर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। तो इसके अंदर ये है कि 80% ऑफ ऑल द डे ट्रेडर्स क्विट विदिन 2 इयर्स, यानी कि जो डे ट्रेडर्स हैं, अगर 100 डे ट्रेडर्स आज स्टार्ट कर रहे हैं, उनमें से 80% तो वो छोड़ देंगे, तो बाकी बचे 20%। अच्छा 20% में भी जो 3 साल बाद आपको ट्रेड करते हुए नज़र आएँगे, वो 13% हो जाएँगे और जो 5 साल बाद आपको ट्रेड करते हुए नज़र आएँगे, वो 7% हो जाएँगे। तो आप जो कंसिस्टेंटली आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें डे ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे बनाना शुरू कर दूँगा और शुरू में ही ज़्यादा पैसे लगा देते हैं, तो आप ये सोचें कि आप उन 7% के अंदर प्रोबेबली नहीं होंगे। आप उनमें से और अगर गॉड फॉरबिड उन 7% में से होंगे तो आपको एक और चीज़ की आदत हो गई है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी ये है कि आप उस डे ट्रेडिंग को छोड़ देंगे। मैं कहता हूँ और मैंने खुद भी डे ट्रेडिंग की है, मैंने खुद भी इसके अंदर पैसे ज़ाया किए हैं, ऑलमोस्ट $11,000 ज़ाया किए हैं आज से 10-15 साल 10-12 साल पहले, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, उसको जाके देख सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा पॉइंट है वो डिसीजन फटीग का है, यानी कि आप 60% जो लोग होते हैं वो विनर्स को सेल करते हैं और जो 40% होते हैं वो लूजर्स को सेल करते हैं। जो 60% ट्रेडर्स हैं, जो विनिंग स्टॉक्स होंगे या विनिंग उनकी पोजीशंस होंगी, उनको सेल कर देंगे और बाद में पता चलता है कि वो पोजीशंस ऊपर चली जाती हैं और इसी तरह से जो 40% जो लूजर्स हैं, जो लूजिंग पोजीशंस हैं, उनको सेल करते हैं सिर्फ, यानी कि उनको ज्यादा सेल करना चाहिए जो लूजिंग पोजीशंस है, जाके आगे जाके उनको नुकसान ना हो, वो कम उसको सेल कर रहे होते हैं। अच्छा इसी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और स्टार्ट है कि अगर आप कंपेयर करें किसी एक इंडेक्स को कंपेयर करें कंपेयर टू समवन हु इज एक्टिवली इन्वेस्टिंग और कंपेयर टू समवन हु इज ट्रेडिंग, तो यानी कि आप इंडेक्स फंड ले लें, ईटीएफ ले लें किसी भी यूएस मार्केट का, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा इस वक्त क्योंकि वहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है। अगर आप यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके अंदर कोई ईटीएफ लेके बैठ जाते हैं खामोशी के साथ, उसी के साथ कोई और बंदा है जो कि एक्टिवली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और उसी के साथ एक और बंदा है जो कि एक्टिवली स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टर ऐसा है बंदा जो कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखकर कुछ स्टॉक्स खरीद लेता है और उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखता है, और एक बंदा है जो कि ट्रेडर है, जो कि डे ट्रेडिंग करता है और बाइंग सेलिंग कर रहा होता है। तो जो इंडेक्स है उसको जो इवन एक्टिव इन्वेस्टर है वो इट इज हाईली अनलाइकली कि वो उसको बीट कर सके। जो स्टार्ट है वो ये है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो अंडर परफॉर्म करता है, जो जो इंडेक्स है उससे 1.5% अंडर परफॉर्म करता है, लेकिन जो ट्रेडर होगा वो जो अंडर परफॉर्म करेगा वो 6.5% अंडर परफॉर्म करेगा। इसका मतलब है जो जो ट्रेडर है वो प्रोबेबली ज्यादा एक्टिव ट्रेड करेगा, ज्यादा कमीशन होंगे, वो पैसे ज्यादा पे करेगा और उसके बाद इवेंचुअली उसका फायदा भी उस तरह से नहीं होगा। इसी तरह से मैंने जैसे शुरू में बोला था कि ये बिल्कुल भी एक्टिव इनकम, इसको आप पैसिव इनकम ना समझें क्योंकि बहुत सारे लोग उसको पैसिव इनकम की कंडीशन में लेकर आते हैं एक्टिव ट्रेडिंग को। एक्टिव ट्रेडिंग एक बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव काम है जिसके अंदर आपको कॉन्स्टेंटली चार्ट्स को देखना पड़ता है। मुझे समझ फिर भी नहीं आता, लेकिन जो मैं देखता हूँ, जो मुझे समझ में आया है, इतना आया है कि आपको कॉन्स्टेंटली उसको करना पड़ेगा, अपनी पोजीशंस को चेक करना पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस लगाए रखना पड़ेंगे, अपनी पोजीशंस को कॉन्स्टेंटली अपडेट रखना पड़ेगा। अदरवाइज डे ट्रेडर में ये नहीं कर सकते, डे ट्रेडिंग में आप ये नहीं कर सकते कि आप पोजीशंस को भूल के छोड़ जाएं, जबकि इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं अपने पाकिस्तान स्टॉक के पोर्टफोलियो का या इवन यूएस के स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को मैं अगले 3-4 महीने 6 महीने के अंदर एक दफा रिव्यू करके उसको थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूँ। लेकिन
डे ट्रेडिंग में आप ये नहीं कर सकते। तो डे ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि ये पैसिव इन्वेस्टमेंट है, तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा, और जहाँ पर आपका टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आप टाइम की दे रहे होते हैं। आप अपना ऑफिस का टाइम प्रोबेबली सही से नहीं यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, या और कहीं जो फैमिली का टाइम है वो बर्बाद हो रहा होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से एक्टिव ट्रेडिंग सब लोगों के लिए नहीं होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसके अंदर कितना ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व्ड है, और कितना ज़्यादा इसके अंदर, जो लोग कहते हैं ना कि ये आप आराम से बैठ के कहीं से भी इसको कर सकते हैं, तो वो कितना स्ट्रेस है, ये आपकी सोच होगी। एक कोट है जो मैं अभी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्टर्स विद लार्ज डिफरेंशियल बिटवीन देयर एक्जिस्टिंग इकोनॉमिक कंडीशंस एंड देयर एस्पिरेशन लेवल्स होल्ड रिस्कियर स्टॉक्स इन देयर पोर्टफोलियो। यानी कि जो लोग ज़्यादा बड़ा एस्पायर कर रहे होते हैं और जल्दी से अमीर होना चाहते हैं, वो उनका जो रिस्क एपेटाइट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो ज़्यादा रिस्कियर स्टॉक्स होल्ड कर रहे होते हैं। सो इसलिए जो ग्रीड है या लालच है, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर अपने जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए जो ग्रीड का एलिमेंट है ये हर वक़्त रहता है। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उसके अंदर अपनी जो जो बायसेस हैं उसको आपको खत्म करना होगा। अच्छा, इसी के साथ जो एक और पॉइंट है वो जेंडर स्प्लिट का है, कि जेंडर स्प्लिट इम्पोर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो मेन हैं ऑफ कोर्स वो ज़्यादा ट्रेड करते हैं कंपेयर टू वुमेन, और ये तो हमें पता ही है कि इवन अगर पाकिस्तान में देख लें या बाहर के मुल्कों में देख लें, तो जो जनरली जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो वैसे तो ओवरऑल है ही कम, लेकिन अगर आप बात करें जो मेल्स हैं उसके अंदर वो ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट जो ये जो ट्रेडिंग है, इसके अंदर जो मैरिड मैन हैं वो कम उसको ट्रेड करते हैं कंपेयर टू अनमैरिड मैन। तो इसमें आपको एक चीज़ पता चलती है कि जो लोग थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं, तो कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें। लेकिन मैंने तो ख़ैर ऐसे लोगों को भी देखा है जो मैरिड होते हैं और फिर भी अपना बहुत कुछ स्टेक पे लगा देते हैं इस तरह के ट्रेडिंग के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जो कि बिल्कुल भी गलत होता है, क्योंकि इसके अंदर लेवरेज भी होती है। तो वो ऑटोमैटिकली ग्रीड का एलिमेंट उसमें आ जाता है, और फिर आपकी फैमिली आपको नज़र नहीं आती है। फिर आपको ये नज़र आता है कि मुझे बस ये मेरा टारगेट है, ये अचीव करना है, और अगर उसके अंदर लॉस होता है तो मुझे ये लॉस रिकवर करना है, और उस लॉस को रिकवर करते-करते आप अपने और पैसे डाल रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, और ये एक की पॉइंट है जिससे आपको पता होना चाहिए कि जो मैरिड लोग हैं वो कम ट्रेडिंग करते हैं, तो उसका कोई रीज़न है। जो रिस्क एपेटाइट होती है वो कम हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो ऑटोमैटिकली लोग उसको कोशिश करते हैं कि ना करें। अगला पॉइंट है गैम्बलिंग से रिलेटेड। गैम्बलिंग इज़ नॉट इनकम डिपेंडेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ऐसे लोगों को गैम्बल करते हुए देखा है अपने पैसों को, जो कि बहुत पढ़े-लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, तब भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है। जो गैम्बलिंग करता है वो, चाहे आपके पास ₹100 आ रहे हों, चाहे आपके पास ₹1,00,000 आ रहे हों, चाहे आपके पास 1 करोड़ रुपए आ रहे हों, जिसकी ये आदत बन जाती है कि उसको गैम्बल करना है, उसका फिर कोई हल नहीं है। फिर वो उसको थेरेपी करवानी चाहिए। गैम्बलिंग इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन कि आपकी इनकम लेवल्स क्या हैं। कोई गरीब आदमी भी गैम्बलिंग में जा सकता है, और कोई बहुत अमीर आदमी भी गैम्बलिंग में जा सकता है। तो इसका ताल्लुक आपकी इनकम लेवल से बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ लॉटरी वर्सेस ट्रेडिंग पे बात करें, तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा जो स्टार्ट है कि ताइवान में ट्रेडिंग जो हो रही थी वो ड्रॉप हुई थी 25% जब लॉटरी इंट्रोड्यूस हुई थी अप्रैल 2002 के अंदर। तो ये एक पेपर के अंदर मैंने रिसर्च पढ़ी थी, और बहुत ही इंट्रिगिंग किस्म की रिसर्च थी कि जैसे ही वहाँ पर इंट्रोडक्शन हुई लॉटरी की, वैसे ही वहाँ पर जो लोग ट्रेड कर रहे थे, डे ट्रेडिंग खास तौर पे, उसके अंदर एकदम से ड्रॉप आया था। और वो समझ में आता है कि शायद जो लोग गैम्बलिंग के एस्पेक्ट से ट्रेडिंग कर रहे थे, वो लोग लॉटरी की तरफ चले गए हैं, और उसमें ज़्यादा उनको नज़र आता है कि बहुत क्लियर कट है कि होगा या नहीं होगा। ट्रेडिंग के अंदर शायद थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशंस आती हों। एक और जगह मैं पढ़ रहा था कि जो ताइवान के अंदर जो लॉसेस हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के, दे आर अबाउट 2% ऑफ द जीडीपी। तो इस चीज़ को वेरीफाई करना पड़ेगा। कमेंट में मुझे लिख के बताएँ अगर आपने कहीं इस तरह का स्टैट देखा हो, या आपको कहीं से रिसर्च पेपर इस तरह का मिले, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो एक चीज़ है कन्फर्मेशन बायस। मैं बायसेस के ऊपर एक अलग से मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ, जिसके अंदर और डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स आते हैं, जिसमें एंकर बायस भी होती है। लेकिन कन्फर्मेशन बायस का मतलब ये है कि अगर आपने एक दफ़ा कोई प्रॉफ़िट कर लिया ट्रेड के अंदर, आप लाज़मी उसके अंदर दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो उसके बाद आपको पता भी होगा कि जो है ना इसके अंदर नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपने अभी
प्रॉफ़िट देखा है वहाँ पर। मैं क्योंकि यूएई में रहता हूँ, तो मैं यूएई से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट बना रहा हूँ, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि 1000 दिरहम से आप क्या-क्या कर सकते हैं, क्या किस-किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो 8 चीज़ें हैं जो कि गल्फ एक्सपर्ट्स कर रहे होते हैं, जो उनको देखना चाहिए, ओवरसी करना चाहिए जिस टाइम पर वो यहाँ पर रह रहे हैं उस पूरे टेन्योर के अंदर। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। बाय बाय।